आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो हम देखते हैं कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को लोहे का तवा या तसला हो गया, फिर कील को ने आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। आर्द्र वायुमंडल मीन्स हो गया कि थोड़ा सा वायुमंडल में थोड़ा सा नमी की मात्रा बने रहे, नमी यानी कि पानी की मात्रा। ठीक है, अंगूर का किण्वन हो जाना या फिर भोजन का पकाया जाना या फिर हमें शरीर में भोजन का पचना या जब हम सांस लेते थे, इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है, प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान में न कुछ बदल जाती थी। इस को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तब हम देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक थोड़ा सा क्रियाकलाप है। यहाँ पर क्या है, 3 से 4 सेंटीमीटर है लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से पहले रगड़ कर साफ कर लेना चाहिए, और फिर स्पिरिट लैंप या बर्नर में इसका दहन करना है। तो इससे बनी जो राख होता है उसको वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। देखते हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है, यानी कि मैग्नीशियम को दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और वॉच लेकिन थोड़ा सा इसका दहन को देखते समय ना आँख में चश्मा लगा लेना चाहिए। ठीक है, देखो कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन होता है, उसका दहन पता चलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ठीक है, श्वेत चूर्ण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले इस यह अभिक्रिया के कारण होता है। इससे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वायु में मिला होता है, उसके अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि MgO बनता है, जो श्वेत चूर्ण के रूप में बदल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें या तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या फिर रंग में परिवर्तन, या फिर गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हो सकता है, या फिर तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये पहले एक और क्रियाकलाप हमको देख लेते हैं। क्रियाकलाप ये आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर नाइट्रेट का घोल लेना है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला देना है। नाइट्रेट है ना, पोटेशियम नाइट्रेट में आयोडाइड का मिला देना, पोटेशियम आयोडाइड को मिला देना है, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि लीड नाइट्राइट में, और लीड नाइट्राइट में पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर पोटेशियम आयोडाइड का बनता है, जो सॉलिड अवस्था में रहता है, और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे ही क्रियाकलाप इसको देख लेते हैं। सभी क्रियाकलाप करने पर हमें पता चलता है कि रासायनिक क्रिया हुई है। कैसे पता चलता है, या तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या फिर रंग में परिवर्तन, या गैस का निष्कासन अथवा उत्सर्जन हो सकता है, या फिर तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो हम एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ भी देख लेना, दानेदार जस्ता पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण, हम देख लें गैस का विसर्जन हो सकता है। ठीक है, वैसे ही देखते हैं, चूना में जैसे पानी मिलाने पर तापमान में वृद्धि हो जाती है, यही सब होता है। ठीक है, रासायनिक क्रिया है तो उसको पता कैसे कर सकते हैं, या तो अवस्था में परिवर्तन, या रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन हो सकता है, या उत्सर्जन या तापमान में वृद्धि हो सकता है, या फिर परिवर्तन मतलब कि वृद्धि या कमी हो सकती है। देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो यहाँ पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। लेकिन मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इन्हें अभिकारक करते हैं। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जो ऐसा पदार्थ है जिन्हें अभिकारक करते हैं, इसी की वजह से रासायनिक परिवर्तन होता है दोनों कहीं अभिक्रिया के फलस्वरूप। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना यानी कि निर्माण होता है, इसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम के बदले Mg यहाँ पर लिख सकते हैं ना, और फिर ऑक्सीजन के बदले हम लिख सकते हैं O2, और दोनों के मिल जाने पर क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन जाता है। ये फिर शब्द समीकरण नहीं रहा है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को ये प्रतीकात्मक रूप में हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो शब्द समीकरण है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, शब्द समीकरण में को उत्पादन परिवर्तन को कीमत इतने लगा दर्शाया जाता है। अंक को बीच धन योग का चिन्ह लगाकर बाईं ओर यानी कि LHS कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इस प्रकार उत्पादों के बीच धन योग का चिन्ह दिया जाता है और LHS लिखा जाता है। इस चिन्ह से उत्पाद होता है जो ये बताता है कि कौन सी दिशा है। तो उत्पादों के बीच या और अभिक्रियाओं के बीच में धन चिन्ह लगाया जाता है, और प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का उपयोग किया जाता है, और एक अंक को प्रतिफलों के बीच में एक चिन्ह का लगाया जाता है, जिससे पता चलता है किस दिशा की ओर हो रही है। अब देखिए समीकरण लिखना, समीकरण रासायनिक समीकरण लिखना, जैसे मैग्नीशियम के Mg ऑक्सीजन के O2 बराबर 2MgO, या फिर MgO या इसको समीकरण लिखते हैं 2MgO निर्माण होता है। इसी रासायनिक निर्माण करना तो निर्माण हो सकता है, नहीं विनाश हो सकता है। अर्थात इसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्व का कुल निर्माण होता है, अभिकारक तत्व का निर्माण के बराबर होता है, दोनों का चिन्ह पड़ चुके हैं। दूसरा रासायनिक समीकरण अभिक्रिया पहले और पश्चात अभिक्रिया पहले और उसके पश्चात प्रत्येक क्रम समीकरण समान रहती है, इसलिए इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो संतुलित करने के लिए हम नेक्स्ट इस और भी बता देंगे, इसमें थोड़ा सा लंबा है और इस और भी बता सकते हैं। अच्छा देखते हैं, इसमें बता देते हैं, यहाँ देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देखिए। रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है, इस रासायनिक क्रिया के उत्पाद तत्व को द्रव्यमान तत्व को द्रव्यमान के समान यानी बराबर होती है। दूसरा हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया पहले एवं पश्चात प्रत्येक क्रम समीकरण समान रहती है, इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब देखते हैं, जैसे हम एक यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के मेल से क्या बनता है, जिंक सल्फ्यूरिक और हाइड्रोजन गैस बनता है। हम इसको लोग सब समीकरण को रासायनिक समीकरण को दर्शाया जाता है, जैसे जगह जिंक के लिए यहाँ पर हो गया, और H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ हो गया, और ये दोनों का अभिक्रिया बन जाएगा H2SO4 और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं सभी प्रत्येक परमाणु संख्या समान ही है। यहाँ पर हम देखते हैं पहले जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये देखते हैं परमाणु लेफ्ट हैंड साइड पर कितना परमाणु जिंक का कितना इधर एक है, और ये साइड में एक है, दोनों तरह के परमाणु संख्या समान है, एक तरह के दोनों परमाणु संख्या समान है। और देखते हैं हाइड्रोजन इधर दो है, इधर दो है, दोनों दो परमाणु है। और सल्फर देखते हैं इधर की ओर ये दो है, और इधर की ओर राइट साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ सल्फर एक है, और इधर भी सल्फर एक ही है परमाणु संख्या। तो और फिर ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर भी चार परमाणु, इधर भी चार परमाणु, तो दोनों परमाणु संख्या बराबर है, यानी कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे इसको हमको संतुलित करना है ना, तो ऐसे हम इधर भी वैसे ही हम देखते हैं परमाणु संख्या साइड में इधर परमाणु संख्या देते हैं, और Fe जो ज्यादा रहेगा उसको देखते हैं कौन सा परमाणु संख्या ज्यादा है। तो Fe का ज्यादा है, Fe पहले Fe को संतुलित करना होता है। पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सभी परमाणु संख्या लिख देते हैं, दोनों कितना है। तो अभिकारक कितना है, एक है, अभिकारक कितना इधर तीन है, लेकिन हाइड्रोजन कितना इधर दो है, और ये साइड में हाइड्रोजन दो है, और ऑक्सीजन कितना इधर एक है, ये साइड में राइट साइड में चार। अब देखिए संतुलित करने के लिए संतुलित होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बीच में चार परमाणु, ऑक्सीजन को पहले संतुलित करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन इधर एक है, तो इधर चार नहीं, चार के साथ मिलकर चार से मिलकर इधर चार है, और नेक्स्ट देखते हैं तो मतलब हम क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं चार हाइड्रोजन इधर
ये सब 4 से गुना करें 4 H2 हो गया, Fe3O4, ये तो ऑक्सीजन 4 ही है, और तो 4 से गुना करने पे क्या हो गया, हाइड्रोजन अब 4 हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन 4 पर 8 हो गया, और इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है, इधर साइड में 2 है, तो इसमें 4 से गुना करें तो 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी अब देखते हैं हाइड्रोजन भी यहाँ पर संतुलित हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर संतुलित करने हम 4 गुणांक लेकर H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O2 ऐसे नहीं लिखना होगा, ठीक है, यानी कि जहाँ हम इधर शुरू में लगा सकते हैं किसी के आगे में गुणांक में, ठीक है, तो दोनों बदल जाएगा, ना कि हम ऑक्सीजन 8 करना है तो 2 से गुना करके हम 8 बना दिए, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए Fe4H2O Fe3O4, यहाँ पर 2 से, इसमें 2 से है ना हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 से गुना कर देने पर 8 ये भी बन जाएगा, इधर भी 8 है ऑक्सीजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन 4, इधर भी 8 है हाइड्रोजन, तो इसको भी 8 बनाना है, इसलिए इसे 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तब इसके अब इस प्रकार हो जाएगा समीकरण, कैसे Fe4H2O और Fe3O4 इधर 4H2 H2, ठीक है। अभी थोड़ा सा संतुलित है, जैसे यहाँ पर Fe 1 है, इधर पर 3 है, तो इधर हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन इधर भी 8 तो नहीं हुआ, यहाँ पर तो 4 है ना, हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन Fe तो इधर 3 है, इधर नहीं, ठीक है, 3 से गुना करके संतुलित हो जाएगा, 3 से गुना करके अंत में इस संतुलन में जाके हम जब दोनों करके संख्या को ब्रैकेट देख लेते हैं, इधर इधर और हाइड्रोजन 8 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, संतुलित हो गया, ऐसे और आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम प्रश्न बता देते हैं, अनुपात को उत्पाद गैस द्रव जलीय इलेक्ट्रोसफल गैस गैस एलजी का उपयोग करके साइड लिक्विड के लिए इनके इधर के लिए लिखते हैं, और जलीय लिखते हैं उसको एक्वस यानी एक्यूस लिखते हैं, सॉल्यूट यानी ठोस अवस्था में लिखते हैं, और क्या उत्पाद जब जल में घोल कर बताते हैं तो एक लिखते हैं, जल में घोल कर बताएं जलीय विलीन रहता है तो एक्यूस लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं Fe कैसा है, सॉलिड अवस्था में, अब H2O गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय यानी कि भाप की अवस्था में होगा, ठीक है, Fe3O4 कैसा सॉलिड अवस्था में, और H2 कैसा है, गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, और कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति में जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक आदि को भी तीर निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे ये सब के कुछ को जैसे ताप देना पड़ता है अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया को तेज करने के लिए, ठीक है, या फिर मंद करने के लिए ना, तो उसके ऊपर में तीर चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है, ताप कम किया जाता है, फिर ताप दिया जाता है या दाब दिया जाता है, तो ऊपर में या फिर सूर्य प्रकाश दिया जाता है, तो तीर चिन्ह के ऊपर में ही लिख दिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमको पढ़ते हैं। वास्तव में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु आपसी आवरण के टूटने से या जोड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें परमाणु का आपस में जुड़ने से या फिर आवरण के टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर है क्रियाकलाप है, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना लेना है, ठीक है ना। इसमें धीरे धीरे जल मिलाना है, अब बीकर को स्पर्श करके देखना है, तो हम जानते हैं ताप में परिवर्तन यानी कि गर्मी, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल 2 बनता है, ठीक है ना। जैसे बिना बुझा हुआ चूना है, CaO है ना सॉलिड अवस्था में, इसमें H2O मिल जाएगा तो CaOH का होल 2 बनता है और प्लस उष्मा भी देता है, ठीक है ना। स्पर्श करने पर हमें गर्मी महसूस होती है। ऐसे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के लिए 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है। और इससे दीवारों में चमक आ जाती है। और रोचक बात यह है कि संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र ही CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट का जैसा है ना, वैसा ही संगमरमर का भी यही है। जैसे देखो CaOH का होल 2 यानी कि बिना बुझा हुआ चूना है। अब जब इसमें यानी कि बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वायुमंडल से मिलते रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और प्लस H2O बन जाता है, मतलब कि थोड़ा सा जल बन जाता है लिक्विड अवस्था में। तो समझ गए कैसे हुआ अभिक्रिया। अब देखते हैं थोड़ा सा कोयले का दहन, जैसे कार्बन है, कार्बन में जब ऑक्सीजन गैस मिलता है तो CO2 गैस में प्राप्ति होती है। और देखते हैं कैसे, यहाँ पर देखते हैं H2 तथा O2 गैस दोनों है ना, दोनों का से जल का कैसे निर्माण होता है। H2 गैस है और O2 गैस दोनों के मिलने से H2O बनता है, ठीक है ना। उससे संतुलित करती हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक हो सकते हैं संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ है ना संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 2 अभिक्रिया के बारे में बताया ना, ऑक्सीजन और H2 को मिलने से H2O बना। अब देखते हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है तो उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बताए थे CaO था ना, बिना बुझा हुआ चूना से कैसे बना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। वाटर मिलाने पर यानी कि पानी मिलाने पर बुझा हुआ चूना बना, CaOH का होल 2 बना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसे क्या कहते हैं उसमें छिपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैसों का दहन CH4 है ना यानी कि मीथेन, इसमें ऑक्सीजन गैस मिलाने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी कि जल बनता है और ऊर्जा का भी निर्माण होता है।
क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है? तो हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। पाचन क्रिया के समय ना खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ना ग्लूकोज का प्राप्त होता है, निर्माण होता है, ठीक है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसी अभिक्रिया को विशेष नाम श्वसन है, ठीक है। ठीक है, जब हमारे शरीर में भोजन के अणुओं को टूटना, मतलब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में टूटा और ग्लूकोज से फिर जो हमारे कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ करके ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के टूटता है ऊर्जा में, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। इस अभिक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं साग सब्जी है ना, या को विघटित होकर ना कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ सकते हो। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। सल्फर दहन के उत्पन्न से अभिलाषणीय विशिष्ट गंध को आप सूंघ भी सकते हैं। जैसे देखते हैं फेरस सल्फेट है ना, इसमें ऊष्मा देने पर फेरस ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड बनता है और फिर क्या बनता है, SO2 सल्फर ऑक्साइड। क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। सल्फर दहन के उत्पन्न से अभिलाषणीय विशिष्ट गंध को आप सूंघ भी सकते हैं। जैसे देखते हैं FeSO4 में यानी कि फेरस सल्फेट में ऊष्मा देने पर फेरिक ऑक्साइड और FeSO4 में यानी कि फेरस सल्फेट में ऊष्मा देने पर फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो रहता है FeSO4 × 7H2O में टूट जाता है, ठीक है। क्रिस्टल जल त्याग करता है। क्रिस्टल जल का रंग बदल करके इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड बना, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड बना और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना, में वियोजित हो जाता है। फिर फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 तथा SO3 कैसे हैं, गैसें हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होकर एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिनका उपयोग विभिन्न उपयोगों में होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा या हुआ चूना कहते हैं ना। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है, ठीक है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाती है, ठीक है। ऊष्मा के द्वारा जब टूटता है तो ऊष्मीय वियोजन, वैसे ही विद्युत के द्वारा तो विद्युत वियोजन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं PbNO3 का जब उसमें तापन दिया जाता है यानी गर्मी दिया जाता है तो लेड ऑक्साइड, यहाँ पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन में बदल जाता है। नेक्स्ट 1.8 को देख लेना है और ये वाला थोड़ा सा देख लेना। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसा रंग होकर के सिल्वर धातु बनाता है। सिल्वर क्लोराइड धूसा रंग होकर के सिल्वर धातु बनाता है, ठीक, याद रखना। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर है कि सिल्वर क्लोराइड, ये सूर्य के प्रकाश में यहाँ पर क्या बनाता है, सिल्वर और फिर क्लोरीन गैस बनाता है। Ag है, ये धातु के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, सॉलिड के रूप में धूसर रंग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया रखता है, ठीक है। 2Ag पर Br2 बनता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को बस ऊपर की अभिक्रिया में उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इसमें ऊष्मा देने पड़ती है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिनमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं फेरस है CuSO4 से अभिक्रिया किया तो FeSO4 बन गया और फिर कॉपर अलग हो गया, ठीक है। यानी कि कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया ना फेरस तो आयरन सल्फेट बन गया और फिर कॉपर अलग हो गया। इन अभिक्रिया में लोहे यानी कि लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि फेरस ने ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर की अपेक्षा, तो कॉपर को विस्थापित करके यह फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। वैसे ही जिंक सल्फेट है, यानी कि कॉपर सल्फेट से CuSO4 जिंक है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और फिर कॉपर को विस्थापित कर देता है। वैसे ही ये भी जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं NO2SO4 है, एक्वस सोल्यूशन है, BaCl2 है, एक्वस बेरियम क्लोराइड है, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बनता है और फिर सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ,
वे अभिक्रियाएं जिनमें से अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इनमें दो विस्थापन हो सकता है या फिर उभय विस्थापन भी कर सकते हैं या फिर आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे हम द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। COO में हाइड्रोजन गैस मिलाने पर और तापन देने पर CO प्लस H2O में टूट जाता है। यह अभिक्रिया के समय जिस किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि कमी होता है तो कहते हैं उसका अपचयन। कमी होता है अपचयन और ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो उपचयन, ठीक है। अर्थात और किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इन अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिकरण भी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं COO है, CuO का यहाँ पर बना कैसे C युग सिर्फ बन गया है, तो यहाँ पर अपचयन हुआ, ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो यहाँ पर अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन में क्या जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यहाँ पर उपचयन हुआ है, तो दोनों साथ में हो रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। वैसे ही या फिर ऐसे भी हो सकता है हाइड्रोजन का टूटना तो उपचयन, ठीक ना, और फिर ऑक्सीजन का टूटना और हाइड्रोजन का जुटना, इसमें अगर ऑक्सीजन भी जुट रहा है तो ये अपचयन कहलाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दोनों में से एक हो सकता है, या हाइड्रोजन जुट सकता है या ऑक्सीजन टूट सकता है, तो इसको कहते हैं उपचयन। और जब ऑक्सीजन टूट सकता है और हाइड्रोजन जुटता है तो अपचयन कहते हैं, ठीक ना। रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों मिलने पर होता है, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभावों को देखा है, तो देखते हैं। संक्षारण भी देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इन प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना हम कहते हैं, ठीक है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संक्षारण का अन्य उदाहरण, ठीक है। तो चांदी के ऊपर काला काला जम जाता है ना, उसे ही संक्षारण कहते हैं। तांबे के ऊपर हरा हरा परत चढ़ जाता है, इसे संक्षारण का ही उदाहरण है। संक्षारण के रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, पहले ढांचे या पुल, लोहे की रेलिंग हो गया या फिर जहाज का तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति हो सकती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहों को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। जैसे पानी वाला जहाज होगा ना तो उसमें हर वर्ष बदलना पड़ता है, जबकि वो तो और समुद्री जल में रहता है। समुद्री जल में और संक्षारण की गति तेज हो जाती है, ठीक है। इसलिए उसे पेंट या फिर स्टेनलेस स्टील लगा कर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं विक्रिगंधिता क्या होता है। जैसे उपचयित होने पर तेल एवं जैसे हम देखते हैं वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है ना तो उसका स्वाद गंध कैसी हो जाती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसायुक्त विक्रिगंधित हो जाते हैं, यानी कि उपचयित मीन्स ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है भोजन में तब, तथा गंध भी बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए रोकने वाले पदार्थ कौन सा है मिलाए जाते हैं, जिसे एंटीऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटा करके इसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर को देखेंगे।